हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमेज। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं हमारे नए चैप्टर के बारे में, दैट इज़ सॉलिड स्टेट। आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम जो है अपनी ऑलरेडी हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर किसी ने वो चैप्टर नहीं फॉलो किया है तो प्लीज़ उसको भी एक बार ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का नया चैप्टर। तो आज जो है नया चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ सॉलिड स्टेट। तो बिल्कुल बेसिक से हम इसकी बात करेंगे। अगर हम बात करें हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो हमें पता है कि हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं वो? फर्स्ट वन इज सॉलिड, देन another one is liquid and the third one is gas। तो ये 3 हमारे क्या होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। और इन तीनों में हमें जो इस चैप्टर में डिस्कस करना है, कंप्लीट डिटेल लेनी है, वो किसके बारे में लेनी है, दैट इज सॉलिड। तो हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि सॉलिड स्टेट को हम पढ़ें क्यों, कोई रीज़न तो होगा ना सॉलिड स्टेट पढ़ने का। तो देखो हर चीज़ का रीज़न है। और सॉलिड स्टेट देखो, आप अगर डेली लाइफ में आप देखो तो आप छोटी से छोटी चीज़ कोई उठा लो या बड़ी से बड़ी चीज़ उठा लो, तो हर चीज़ मेनली आपको सॉलिड ही दिखेगी, राइट। आप कोई भी चीज़ लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये डस्टर ही लूँ, तो डस्टर ये क्या है, ये भी एक सॉलिड है। तो और जो है साइंटिस्ट भी जो क्रिस्टल्स लेते हैं, क्रिस्टल की स्टडीज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, वो भी क्या है, एक सॉलिड है। तो इसलिए सॉलिड जो है हमारा पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी देखने के लिए, राइट। तो इसलिए ये तो बात हुई हम सॉलिड स्टेट्स को पढ़ें क्यों। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ सॉलिड, अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉलिड क्या है, क्वेश्चन मार्क। आपसे क्या, अगर मैं किसी भी पर्सन को उठा लूँ रैंडमली और उससे पूछूं सॉलिड क्या है, जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड का है भी नहीं, वो भी बता देगा, कुछ चीज़ें तो एटलीस्ट वो बता देगा। जो सॉलिड को वो देखता है वो क्या बता सकता है कि हाँ सॉलिड वो चीज़ है जिसका मास फिक्स्ड है, फिक्स्ड मास हो जिस चीज़ का। फिर वो दूसरी चीज़ क्या बोल सकता है कि जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड हो, जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड हो। थर्ड चीज़ वो क्या बोल सकता है कि जिस सॉलिड वो चीज़ है जिसका शेप भी फिक्स्ड होता है, राइट। और चौथी चीज़ भी अगर ज़्यादा वो नॉलेजेबल हुआ तो वो बोल सकता है हाँ सॉलिड वो भी चीज़ है जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। और कोई भी चीज़ अगर आप कंप्रेस नहीं कर पाते तो उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में उसके लिए एक वर्ड है, दैट इज़ रिजिड। तो हम कह सकते हैं सॉलिड इज़ रिजिड। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हुई जो हर इंसान को पता होगी कि सॉलिड क्या है, जिसका फिक्स्ड मास है, जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम है एंड देन फिक्स्ड शेप है, और आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, दैट इज़ इट इज़ रिजिड। लेकिन अगर मैं किसी साइंटिस्ट को लूँ, साइंटिस्ट से पूछूँ मैं सॉलिड क्या है, तो वो ये 4 पॉइंट बताए ना बताए, लेकिन 2 चीज़ वो ज़रूर बोलेगा कि सॉलिड वो चीज़ है जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अवर लिक्विड एंड गैस। क्या बोलेगा वो? जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग। दूसरी चीज़ एक साइंटिस्ट क्या बोल सकता है कि जिसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो। क्या हो? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होंगे? स्मॉल। अब इसका मतलब क्या है, इसको देखो थोड़ा आप फिगर से समझो मेरा कहने का मतलब क्या है। जैसे अगर मैं ये बताऊं, ये मैंने एक सॉलिड का क्रिस्टल बनाया, एक ये क्रिस्टल है, दैट इज़ अवर सॉलिड, राइट। तो सॉलिड के जो हमारे एटम्स होते हैं वो एकदम उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं, इनके इंटरमॉलिक्यूलर जो होते हैं डिस्टेंस वो काफ़ी स्मॉल है। ये हो गया सॉलिड का। अगर मैं बात करूँ लिक्विड का, तो लिक्विड में ये थोड़े थोड़े दूर होंगे,
कुछ ऐसे होंगे थोड़ी थोड़ी दूर। और गैस में तो क्या होगा, एक यहाँ है तो कोई एक यहाँ होगा, कोई यहाँ है तो कोई यहाँ होगा। इनके बीच में सबसे ज़्यादा गैस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। सबसे कम किस में होता है, हमारा सॉलिड में ज़्यादा होता है सबसे, राइट। तो हमने इसको फिगर से भी समझ लिया कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब क्या है हमारे, कि सॉलिड जो है हमारा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हमारे डिस्टेंस बहुत कम होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, जब साइंटिस्ट ने पूरी रिसर्च की तो उन्होंने फर्दर जो है सॉलिड्स को हमारे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और इन्हीं जो कैटेगरी को हमने डिवाइड किया हमारे साइंटिस्ट ने, उनको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये जो हमारा डिवीज़न हुआ हमारा सॉलिड का, वो किस बेसिस पे हुआ, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो लिखो, सॉलिड कैन बी डिवाइडेड into two category depending upon the arrangement of the atoms or particles। तो साइंटिस्ट ने जब देखा तो उन्होंने देखा, जब किसी भी सॉलिड भी काफ़ी टाइप के वैरायटी के उन्होंने फाइंड आउट किया, जिसमें जब उन्होंने अच्छे से डिटेल में स्टडी किया तो देखा गया कि कुछ सॉलिड में जो है एटम्स या पार्टिकल के अरेंजमेंट दूसरे टाइप से आ रहे थे और कुछ जो हमारे सॉलिड से उसमें डिफरेंट आ रहे थे। जैसे कि मैं बात करूं, अगर ये इस डस्टर के अगर हम देखें तो इसका जब हम एकदम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, पूरा स्टडी करेंगे, तो उसमें देखेंगे हम कि इसके अरेंजमेंट्स जो हैं डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू। अगर ग्लास की बात करूँ तो उसमें जो है पार्टिकल्स के हमारे अरेंजमेंट डिफरेंट होंगे, राइट। तो उसी बेसिस पे साइंटिस्ट ने सॉलिड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। और वो 2 कैटेगरी क्या है हमारी, फर्स्ट वन इज़ क्रिस्टलाइन एंड द अनदर वन इज़ अमोर्फस। क्रिस्टलाइन and the second one is amorphous। अब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अलग कैसे हैं और हमारे अमोर्फस सॉलिड अलग कैसे होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन, अब क्रिस्टलाइन वर्ड किससे बना है, क्रिस्टल। अब जब आप क्रिस्टल को बहुत ही ध्यान से देखोगे, उसके पार्टिकल्स को आप देखोगे तो आपको कुछ एक रेगुलर पैटर्न सा फॉलो करता हुआ मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स हैव और एटम हैव रेगुलर पैटर्न। पार्टिकल्स हैव रेगुलर पैटर्न। वहीं हम अगर अमोर्फस की बात करें तो इसके में हमारे पार्टिकल्स में कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता। Here no regular pattern is found. No regular pattern। जैसे कि अगर मैं इसको डायग्राम से बनाऊं तो आप देखोगे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो है अरेंजमेंट हमारे एटम्स का वो काफ़ी रेगुलर होगा। जितने यहाँ पर हैं उतने ही नीचे ऐसे। तो इस टाइप का हमें कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का व्यू आएगा। वही मैं बात करूँ अगर हमारे अमोर्फस की, तो अमोर्फस में क्या होगा, एक अगर यहाँ पर हमारा एटम है तो दूसरा यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, तीसरा यहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकता है, चौथा यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ, मतलब कोई एक आपको रेगुलर पैटर्न नहीं दिखेगा, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दे हैव और दे फॉलो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब समझो। अब ये जो मैंने क्रिस्टल बनाया आपको इसमें दिखेगा एक रेगुलर पैटर्न फाइंड आउट, हमें एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। लॉन्ग रेंज में क्या होगा, ये पैटर्न काफ़ी दूर तक जाएगा, काफ़ी दूर तक ये पैटर्न फॉलो होगा। अगर टूटेगा भाई तो बहुत आखिरी में, इनफैक्ट टूटता ही नहीं है, काफ़ी देर तक, मतलब काफ़ी रेंज तक ही आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में। वहीं मैं अमोर्फस की बात करूं, अगर आपको ये पैटर्न स्टार्टिंग में दिख रहा है, इसके जस्ट अपोजिट पैटर्न आपको आगे के
उसमें दिखेगा। तो इसको हम कह सकते हैं अमोर्फस सॉलिड्स आर फॉलो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, फॉलो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं अमोर्फस सॉलिड में इनफैक्ट कोई पैटर्न ही नहीं होता, राइट। यहाँ तक बात क्लियर है। थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि उनका एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प होता है, हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझो। देखो कोई भी चीज़ आपकी एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रही है, जैसे कि ये डस्टर, ये प्लेन है, अब प्रॉपर प्लेन ही है, ये नहीं है कि टेढ़े मेढ़े से है, राइट। तो अगर आप इसको समझ लो ये प्लेन क्रिस्टल है, क्रिस्टल मानो इसको, अगर मैं इसको मेल्ट करूँ तो ये एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, पीक जो आएगी वो एक ही पीक आएगी ऐसी। ये शो कर रही है हमारे पीक कि हमारा जो क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी शार्प है, मीन्स एक ही टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन हम बात करें हमारे अमोर्फस सॉलिड्स की, तो इसका कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होता मेल्टिंग का। इसमें क्या होता है, रेंजेस होते हैं कि इतने से इतने टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 150 टू 200 ये मेल्ट होगा टेम्परेचर में। तो मीन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है कि 150 पे ही मेल्ट होगा। इसको अगर हमने बोल दिया कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया और हमें पता है ये 150 पे ही मेल्ट होगा, ये नहीं कि 152 पे मेल्ट होगा, वो करेक्ट 150 पे ही मेल्ट होगा जाके। वहीं इनमें क्या होता है हमारा अमोर्फस सॉलिड में, इसमें हमारी रेंजेस होती हैं मेल्टिंग पॉइंट की, रेंजेस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इसको आप कंप्लीट लाइन में अपने लैंग्वेज में लिख लेना। अभी मैं पूरा जस्ट समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, राइट। और अगर आप इसकी ग्राफ की बात करो तो इसमें जब रेंजेस में है तो आपको टेम्परेचर में भी अलग सा ही फ्लक्चुएशन टाइप मिल सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है इसके मेल्टिंग का। फोर्थ पॉइंट हम बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारा क्या होता है, अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करोगे बीच से तो आपको एक स्मूथ सरफेस मिलेगा। अपॉन कटिंग स्मूथ सरफेसेस, और हमें स्मूथ पीसेस मिलेंगे, स्मूथ पीसेस वी गेट। वहीं अगर हम अमोर्फस सॉलिड को कट करेंगे तो कोई भी आपको एक रेगुलर या स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा। इसमें क्या होगा, इनडेफिनेट पीसेस मिलेंगे आपको। वी गेट इनडेफिनेट पीसेस, कोई डेफिनेट उनका शेप कुछ फिक्स नहीं रहेगा, कुछ टेढ़े मेढ़े से ही रहेंगे उनके, इनडेफिनेट पीसेस। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको देखो, फिफ्थ पॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करके देखना, क्योंकि जो मैं फिफ्थ पॉइंट समझाऊंगी वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है 2-3 मार्क्स में। और वो क्या है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करके नोट डाउन करो कि हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, एनआइसोट्रोपिक। वहीं हमारे जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे आइसोट्रोपिक। ये क्या होता है हमारे आइसोट्रोपिक। अब इनको समझो कि हमारा एनाइसोट्रोपिक क्या होता है और आइसोट्रोपिक क्या होता है। इसको मैं रब कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। इसको डिटेल में समझना है हमें। इसको भी रब कर देते हैं। अब इसको ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला कि हमारे, ये क्रिस्टलाइन था ना, यहाँ मैंने बोला हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एनाइसोट्रोपिक, और हमारे अमोर्फस सॉलिड क्या है, वो हमारे क्या है, आइसोट्रोपिक। अब देखो, अगर मैं बात करूं एनाइसोट्रोपिक, तो एनाइसोट्रोपिक का पहले आप मीनिंग समझो क्या होता है। एनाइसोट्रोपिक का मीनिंग क्या है कि अगर जैसे मैं इसी सॉलिड की बात करूं, इसी सॉलिड से अच्छा है आप एक वैसे एग्जाम्पल लो, समझ लो एक हमने सॉल्ट लिया, NaCl ही लिया। NaCl में हमारा सोडियम पॉजिटिव रहता है और क्लोराइड हमारा नेगेटिव है। उसी का समझ लो मैंने एक क्रिस्टल बना दिया।
पहले Na का मैं प्लस लिख रही हूँ और क्लोराइड का मैं माइनस डिनोट कर रही हूँ। Na फिर Cl, Na फिर Cl हमारा, फिर Na फिर Cl। सेम यहाँ पर रहेगा Na फिर Cl, Na फिर Cl, Na फिर Cl, ऐसे करके ये रिपीट हो जाएगा। अब आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से मूव करूँ तो हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैं यहाँ ऊपर से नीचे आऊँ तो मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट। और यहाँ पर मैं जाऊँ तो यहाँ पर आपको डिफरेंट मिलेगा। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब यही है कि अगर हम देखें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें कि जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई, ये हमारी क्या होती हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये आप जब मेज़र करोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो ये देखा गया कि काफ़ी ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको डिफरेंट मिलेंगी हर जगह। यहाँ पर जाओगे तो डिफरेंट, क्योंकि देखो सारे यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस मिल रहा है हमें, यहाँ पर सारे माइनस माइनस मिल रहा है, यहाँ पर हमें पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हर जगह से आप देखोगे तो आपको रेजिस्टेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एक्स वैल्यू मिल रही है इधर से ऊपर से नीचे आते वक्त, और यहाँ पर आपको लेफ़्ट टू राइट जाने पर आपको वाई मिल रहा है। तो आपको दोनों की डिफरेंट मिलेगी। तो इसी को हम एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। तो एनाइसोट्रॉपिक की डेफिनेशन क्या होगा, when we get different physical properties like electrical resistance or we can say refractive index in different direction of the crystal, we find different values that shows it is a anisotropic, right। अब isotropic क्या है, इसका just opposite। अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही आपको कि एमोर्फस का कोई एक रेगुलर पैटर्न तो फॉलो करता नहीं है वो, राइट। तो जब कोई रेगुलर पैटर्न नहीं फॉलो करेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम हो जाती हैं। इधर जाओगे तब भी सेम, इधर जाओगे तब भी सेम, इधर जाओगे तब भी सेम, क्योंकि एक रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। हर जगह से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अगर इधर एक्स मिल रहा है तो इधर भी एक्स मिलेगा, इधर भी एक्स मिलेगा, इधर भी एक्स मिलेगा, हर जगह सेम वैल्यू आएंगी आपकी निकल के। तो एनाइसोट्रॉपिक का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा हमारा, आइसोट्रॉपिक। अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या होता है जो डिस्कस करना है मुझे इसमें क्रिस्टलाइन और इसमें डिफरेंस में, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स, ट्रू सॉलिड्स। वहीं हमारे एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, शूडो सॉलिड्स। ये हमारे क्या होते हैं, शूडो सॉलिड्स। और वी कैन से इन अनदर लैंग्वेज इट इज़ ए सुपर कूल्ड लिक्विड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अब समझो सुपर कूल्ड लिक्विड्स का मतलब, देखो ट्रू सॉलिड का मतलब तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि क्रिस्टलाइन में हमारा एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, कट करने पे हमारी एक स्मूथ सरफेस निकल के आती है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी ट्रू सॉलिड जो है कंसिस्ट करता है। वहीं मैं एमोर्फस की बात करूँ तो ये सब कुछ उल्टा ही है। अब आप अपनी ग्लास देखो, अपने विंडो के ग्लास देखो, तो वो क्या है, हमारे एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं, दैट इज शूडो सॉलिड्स। हमें लगते हैं कि हमारा शीशा जो है एक सॉलिड की कैटेगरी में आता है, बट वो एक्चुअल सॉलिड नहीं है, दैट आर शूडो सॉलिड्स, और वी कैन से इट इज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। आप देखते हो गए जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी अगर आप देखो विंडो के ग्लासेस देखो तो आपको काफ़ी सारा मिल्की टाइप का लगेगा। मिल्की मतलब काफ़ी धुंधला सा व्यू आता है उनका। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज सुपर कूल्ड लिक्विड, तो सुपर कूल्ड लिक्विड्स आर दोज विच हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। इन शॉर्ट वी कैन से दोज शूडो सॉलिड्स आर दोज इन विच दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। तो हमारे जो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हमारे जो एंशियंट जो है बिल्डिंग्स के जो हमारे विंडो के ग्लासेस होते हैं, वाई दे अपेयर मिल्की। तो इसका रीज़न है बिकॉज दे आर द सुपर कोल्ड लिक्विड एंड दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। तो अगर आप देखोगे, आप जो है पुरानी बिल्डिंग के जो है विंडो के ग्लासेस देखोगे, आप लोगे तो आपको एक धुंधला दिखेगा। क्यों, रीज़न क्या है आपको, कि वो उनकी हमारी ग्लास में क्या होता है, वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, वो टेंडेंसी है उनकी फ्लो होने की, तो फ्लो करते हैं तो इसलिए हमें काफ़ी मिल्की अपीयरेंस होती है। दूसरा रीज़न क्या पूछ सकता है इसी से क्वेश्चन से, अगर आप जैसे ये है, ये काफ़ी पुराना ग्लास है, आपको इसको बीच में से आप कट करोगे या देखोगे आप,
तो नीचे वाला जो बॉटम वाला पोर्शन होता है वो थिकर होता है। ये क्या होता है हमारा? थिकर। और ये हमारा क्या होता है? थिनर। मतलब ये नहीं, हमारा नीचे वाला जो है वो मोटा होता है और ऊपर वाला हमारा पतला होता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो हमारा क्या है, काफ़ी पुराने जो हमारे ग्लासेस हैं उससे जो है हमारा लिक्विड वो मेल्ट होके नीचे की तरफ आ जाता है। तो नीचे वाला पोर्शन हमारा मोटा हो जाता है, ऊपर वाला हमारा पतला हो जाता है, क्योंकि ऊपर की लेयर जो है ट्रांसफ़र हो गई है नीचे, काफ़ी पुराना हो गया है तो इसलिए वो। तो ये बात हुई आज हमारी पूरी टॉपिक की। तो बाकी की चीज़ें हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखो हमारा मेन जो स्टडी करना है हमें अब, वो हमें क्रिस्टलाइन पे फोकस करना है, क्योंकि एमॉर्फस का जो कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं करता तो उसका साइंटिस्ट ने देखा इतना पढ़ना उसका इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन हमें फोकस करना है वो क्रिस्टलाइन। हम देखेंगे नेक्स्ट अपने जो लेक्चर्स होंगे उसमें देखेंगे हम काफ़ी सारी क्रिस्टलाइंस की क्लासिफिकेशंस देखेंगे, फिर उनके जो है आप डेंसिटी कैसे निकालते हो, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कैलकुलेशन भी हैं काफ़ी सारी, वो सारी जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगी। आज के लेक्चर में इतना ही। और बाकी जो है, if you like the video then do subscribe our channel and also share with your friends. Thank you for watching this video.